परीक्षार्थियों, ये सारा प्रश्न भूगोल विषय से है। अल्बाट्रॉस पठार प्रशांत महासागर के निम्नलिखित किस भाग में स्थित है? विद्यार्थियों, अल्बाट्रॉस पठार प्रशांत महासागर के अंदर है, भीतर है, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोपेन ने भूमध्यसागरीय जलवायु को किन संकेताक्षरों में व्यक्त किया है? ये CS में व्यक्त किया है। विषुवत-रेखीय पछुआ हवाएं किन अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं? तो आपका उत्तर होगा 0 अंश से 5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच प्रवाहित होती हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित। ये सारे प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे गए हैं और भूगोल विषय से संबंधित हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। उससे संबंधित 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, प्रारंभ में सभी महाद्वीप मिलकर एक एकल महाद्वीपीय खंड बनाते थे जिसे लारेशिया कहा जाता था। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ये लारेशिया नहीं है, ये पंजिया कहा जाता था, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी संचलन ध्रुव पलायन बल और ज्वारीय बल के कारण हुआ था। वेगनर ने बताया था कि जो महाद्वीपों में मूवमेंट था वह ज्वारीय बल के कारण और ध्रुवीय पलायन बल के कारण था, इसलिए दूसरा कथन सही है। देखिए, UPSC, SSC और स्टेट लेवल का जो PCS परीक्षा होता है उसमें भूगोल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को रिवीजन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 2, दूसरा कथन सही है, तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूआकृतियों का कौन सा समूह अपरदनात्मक लक्षण वाला है? मतलब ऐसी कौन सी भूआकृतियां हैं जो अपरदन के द्वारा बनती हैं? तो इसमें पहला और दूसरा जो समूह है वह अपरदनात्मक लक्षणों वाला है, और तीसरा और चौथा समूह जो है वह निक्षेपण से बनता है। कारी, याडांग, गार्ज और पोनोर, ये जो है, याडांग तो आपका वायु के अपरदन द्वारा बनता है। गार्ज जो है ये नदी के अपरदन द्वारा बनता है, और पोनोर जो आपका चूना पत्थर प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा बनता है, अंडरग्राउंड वाटर। कैनियन क्लिफ, कैनियन आपका नदी के युवावस्था में अपरदन द्वारा बनता है। क्लिफ बनता है समुद्री तरंगों से। ड्राई कांटर वायु के द्वारा बनता है। जालीदार शिला ये भी वायु के द्वारा बनता है। तो पहला और जो दूसरा समूह है यह अपरदनात्मक भूआकृतियां हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ड्रमलिन जो है निक्षेपणात्मक आकृति है, ये हिमनद से बनता है। एस्कर भी एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, और ये भी हिमनद और आधा हिमनद से ही समझिए, हिमालय प्रदेश में ही एस्कर बनता है। डेल्टा नदी की निक्षेपणात्मक
स्थलाकृति है, लोहे वायु द्वारा निक्षेपण के से बनता है। चौथा देखिए पुलिन, पुलिन भी निक्षेपण से बनता है, समुद्री तरंगों से। स्पीट, ये भी निक्षेपण से बनता है, समुद्री तरंगों के। रोधिका टम्बोलो, ये भी सागरी तरंगों के निक्षेपण से बनता है। तो चौथा जो है पूरी तरह समुद्री तरंगों के निक्षेपण से बनने वाला है। तो इसमें केवल 1 और 2 कथन सही है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो है अपक्षय से संदर्भ में है। तो अपक्षय से संदर्भित 3 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। रासायनिक अपक्षय वर्त सामान्यतः गर्म और आर्द्र जलवायु में अधिक सक्रिय होता है। रासायनिक अपक्षय को अंग्रेजी में केमिकल विदरिंग कहते हैं, और ये ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण और जलयोजन की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित होती है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु प्रदेशों जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। ऑक्सीकरण में जंग लगना, जैसे लोहे पर अगर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन पानी के साथ मिलकर धातुओं पर जंग लगाता है, जैसे धातुओं कमजोर हो जाती हैं। कार्बनीकरण प्रक्रिया में कार्बन धातुओं से निकल जाए, चट्टानों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है पानी में और चट्टानों को कमज़ोर कर देती है। और जलयोजन प्रक्रिया में जो वाटर है वो चट्टानों को अपने में घोल कर उसके खनिजों को अलग कर देता है। तो इस प्रकार ये रासायनिक अपक्षय ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जलयोजन की प्रक्रिया आर्द्र जलवायु में, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, नदियाँ ज़्यादा होती हैं और तापमान अधिक रहता है, तो वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया पूर्ण रूप होती है। तो पहला कथन सही है अपक्षय के संदर्भ में। दूसरा कथन तापमान परिवर्तन से उत्पन्न प्रसार और संकुचन के कारण होने वाला अपसल्कन भौतिक अपक्षय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपसल्कन शब्द जो है ये चट्टानों को, जैसे प्याज की छिलके उतरते हैं उसी तरह चट्टानें भी भौतिक अपक्षय में टूट फूट कर अलग होते हैं। भौतिक अपक्षय उसे कहते हैं जहाँ पर अत्यधिक तापमान दिन में और रात में अत्यधिक कम तापमान हो जाता है। तो दिन में चट्टानें फैलती हैं अत्यधिक तापमान के कारण और रात में सिकुड़ती हैं। तो इस सिकुड़न और फैलाव की प्रक्रिया दिन और रात में संपन्न होती है, जिससे चट्टानों में टूटना बार बार प्रक्रिया होती है। तो चट्टानें प्याज के छिलके की भांति टूट जाती हैं, तो इसे कहते हैं अपसल्कन। तो ये भी कथन सही है क्योंकि ये भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। तीसरा कथन देखते हैं तुषार विदारण। देखिए भौतिक भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, अपक्षय एवं अपरदंश है, और उससे ये कथन लिया गया है, हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तुषार विदारण एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है जिसमें खनिज अम्लीय जल में घुलते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये तुषार विदारण जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक अपक्षय है, न कि रासायनिक अपक्षय। तुषार का मतलब होता है हिमनदीय क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ बर्फ जो है चट्टानों के दरारों में, दिन में तो तापमान अधिक होता है बर्फ वाले क्षेत्रों में, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो या फिर पर्वतीय की ऊंचाई, हिमालय पर्वतीय जैसे क्षेत्रों में जहाँ तापमान माइनस में होता है, तो वहाँ भौतिक, तो दिन में तापमान अधिक होने के कारण वाटर जो है चट्टान में घुस जाता है उसके दरारों में,
और रात में वही जल जो रात में जम जाता है तो उसका आयतन अधिक हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ का आयतन वाटर से अधिक होता है, तो चट्टानों को तोड़ देता है। तो यह प्रक्रिया भौतिक अपेक्षा के अंतर्गत आती है, न कि रासायनिक अपेक्षा। तो तीसरा जो कथन है वो गलत है, तो इसमें 1 और 2 कथन सही हैं। अब चलते हैं, तो इसका विकल्प ए सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान सुनिश्चित किया था? मतलब किस विद्वान ने सर्वप्रथम कहा था कि भूगोल एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक विषय है? तो इसमें इमैनुअल कांट ने कहा था कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है सर्वप्रथम। इमैनुअल कांट इन चारों विज्ञानों भूगोलवेत्ताओं में सबसे सीनियर है। पहले इमैनुअल कांट आएंगे, उसके बाद अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आएंगे, फिर उसके बाद हिटलर आएंगे, फिर हार्टशॉन आएंगे। तो इसका विकल्प सही होगा जैसा मैंने बताया। अब अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ। आप तो जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र में। तो उससे संबंधित प्रश्न है, पूछ रहा है निम्नलिखित अक्षांशों में से ग्रेट बैरियर रीफ के अंतर्गत सबसे पुरानी प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप जानते हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्तियों से बना है। प्रवाल किसे कहते हैं? मूंगे की चट्टान जो होती हैं, वो समुद्र के जो सतह ऊपरी सतह होता है उसके नीचे अगर कोई छोटा सा पहाड़ी है, पर्वत है, उसके नीचे पानी से नीचे थोड़ा सा 5 मीटर 10 मीटर नीचे, जहाँ न अधिक तापमान हो, न अधिक साल्टेशन हो, अधिक लवणता भी इसके लिए हानिकारक होती है, और अधिक तापमान भी प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक होती है। तो 15 अंश दक्षिण अक्षांश पर सबसे पुरानी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन का असर प्रवाल भित्तियों पर पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए अवतरण सिद्धांत का समर्थन किया था? डार्विन एवं डाना ने अवतरण सिद्धांत का समर्थन किया था। भूगोल में प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो उसमें एक सिद्धांत अवतरण सिद्धांत भी है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चक्रवात से संबंधित है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के दौरान हवाएं किस दिशा में चलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं? एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में उनकी दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही है।